नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं DSSB द्वारा करवाया गया PGT हिंदी फीमेल का पेपर। और इस पेपर के अंतर्गत जो हमारा पहला पेपर होता है, सामान्य पेपर होता है, उसमें जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम आज देखने वाले हैं। आप यहाँ पर ये ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इस पेपर का पहला और दूसरा पार्ट हम पहले ही हल कर चुके हैं, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। पहले और दूसरे पार्ट में हमने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसमें कुल 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने हल किया था। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से कुल 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आप इन्हें देख सकते हैं, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में ये आपकी मदद कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जर्नल हिंदी है, सामान्य हिंदी है, और यहाँ कुल आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही साधारण प्रश्न होते हैं। थोड़ी सी तैयारी अगर हम करते हैं तो हम बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। और वैसे भी हम TGT हिंदी या PGT हिंदी की तैयारी करते हैं तो सामान्य हिंदी तो हमारी अच्छी होती ही है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब यहाँ पर वृत्तियां भी पूछी जा रही हैं, पक्ष भी पूछे जा रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा जो काल होता है, या तो भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। अगर काल स्पष्ट रूप से होता है तब तो हमारा वहाँ पर काल का प्रश्न बन जाता है, लेकिन जब वो हमारी मनोवृत्तियों से संबंधित होता है तो वहाँ पर वृत्तियाँ होती हैं, काल नहीं होता। तो ये वाला जो टॉपिक है वृत्ति वाला, और पक्ष वाला जो टॉपिक है, आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए। अब यहाँ पर पसंद भी आए, ना ही ये वर्तमान काल में है, ना ही ये हमारा भूतकाल में है, और ना ही हमारा भविष्य काल में है। यहाँ पर हमारी मनोवृत्ति के बारे में पता चलता है कि शायद पसंद आ भी सकता है और शायद पसंद नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पर किस प्रकार की वृत्ति है, किस प्रकार की मनोवृत्ति का भाव है, यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इस तरह से यहाँ पर आप उत्तर साथ साथ देख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पर शब्दों का जोड़ा दिया गया है जो एक जैसा सुनने में लगता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग अलग होते हैं। दरित और दुरित, इनका अर्थ हमें बताना है। अगर पहले से आप जानते हैं तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। दरित होता है डरपोक और दुरित होता है पाप। दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको हम कहते हैं निष्प्रह। निष्प्रह होता है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छाओं से रहित व्यक्ति को हम निष्प्रह कहते हैं। दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। घर फूंक कर तमाशा देखना बड़ा ही आसान है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। अपना नुकसान करके आनंद मनाना, खुशी मनाना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। टकासा जवाब देना यानी कि कोरा उत्तर देना, स्पष्ट उत्तर देना। जब हम किसी को स्पष्ट उत्तर दे देते हैं, मना कर देते हैं, तो हम कहते हैं टकासा जवाब दे दिया। कोरा उत्तर देना सबसे सही विकल्प है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हम अपने आम जीवन में भी कई बार हम इस तरह की लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाएगा। तो अवश्य यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप देख सकते हैं। अवश्य कैसा लिखा जाता है, अ व और ये वाला श हमारा आता है, अवश्य अपराधी पकड़ा जाएगा। तो कभी कभी जो हमारे पेपर होते हैं, ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक उसमें आ जाती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अभी अभी हम बात कर रहे थे वृत्ति और पक्ष से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक वाक्य दिया गया है, वह अब तक काफी खेल चुका है। वह अब तक काफी खेल चुका है। वाक्य में कौन सा पक्ष प्रदर्शित किया गया है? पूर्णता बोधक। खेल चुका है, अपना खेल खत्म कर चुका है, पूरा कर चुका है, इसलिए यहाँ पर पूर्णता बोधक हमारा क्या है? पक्ष है। आगे हमारा वाक्य है,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग भी पूछे जाते हैं। ऐसा शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है उसका पुल्लिंग नहीं बनता है। तो यहाँ पर मंगलवार, हिमालय और दल ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन अहिंसा हमारा हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। अहिंसा का जो भाव होता है वो स्त्रीलिंग में है, तो पहला विकल्प यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के सही काल का विकल्प है। तो यहाँ पर काल से प्रश्न पूछ लिया गया है। वाक्य यहाँ पर दिया गया है शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, यानी कि संभावना दिखाई जा रही है और इसलिए यहाँ पर कौन सा काल है, संभाव्य भविष्यत काल। भविष्य में हम सोच रहे हैं शायद कल वर्षा हो, कल वर्षा हो जाए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर संभावना प्रदर्शित की जा रही है भविष्य काल के लिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, संभाव्य भविष्यत काल। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नद्युर्मी। अब नद्युर्मी जो होता है उसमें हमारा शब्द होगा नदी और धन ऊर्मी। ऊर्मी में बड़ा हुआ आएगा आपका ऊर्मी, और यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के प्रभाव से जो हमारा यहाँ पर द और उ ये दोनों मिलकर हमारे बन जाते हैं नद्युर्मी। इस तरह से ये शब्द बनेगा। तो यहाँ पर हमारी है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार आप देख सकते हैं DSSSB ने जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं 1 से 2 प्रश्न यण स्वर संधि से जरूर पूछे हैं या स्वर संधि के भेदों से जरूर पूछे हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही है, नदी धन ऊर्मी नद्युर्मी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन का रूप है। जिस प्रकार से नित्य हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं या सदैव पुल्लिंग में होते हैं, वैसे ही हमारे शब्द सदैव कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में आ जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में आते हैं। तो यहाँ पर डर, झूठ, गुच्छा ये विकल्प सही नहीं है। दर्शन ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 12 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर सत्य, हस्ती, नृत्य ये सभी तत्सम है, लेकिन धुआं जो शब्द है वो हमारा क्या है, तद्भव है, रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प आपका सही है। बाकी जो सत्य है और हस्ती है और नृत्य है ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द हैं। धुआं हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। आप देख रहे हैं काफी मुहावरे पूछ लिए गए हैं, लोकोक्ति पूछ ली गई है। एक ही प्रश्न नहीं पूछा बल्कि एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक ही टॉपिक से। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, देखना है परिणाम क्या निकलता है। जब हम अपने परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं तो हम कहते हैं देखें ऊंट किस करवट बैठता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, विधानवाचक वाक्य। वैसे ये हमारा सरल वाक्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विधानवाचक वाक्य दिया गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पूछा गया है। वैसे प्रश्न में स्पष्ट देना चाहिए था कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए या फिर रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछा जाए तो ये सरल वाक्य है, ये गलत नहीं होगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट करके देना चाहिए था। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। अनु धन अय ये भी हमारा यण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि हमारा नदी धन उर्मी था, नद्युर्मी बना था, वैसे ही अनु धन अय ये हमारा क्या है, अन्वे। ये हमारा यण स्वर संधि का फिर से उदाहरण पूछ लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर संधि है। आप अच्छे से स्वर संधि के 5 भेदों को कर लीजिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर हमारा एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश को पढ़ने और समझने के बाद आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है इसके अंतर्गत।
मनुष्य का अपने कर्म पर अधिकार है। वह कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने पर उसे फल भी अच्छा मिलता है। बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। कर्म करना बीज बोने के समान है। जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ और वैसे ही फल होते हैं। एक कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसीलिए बड़े से बड़े अपराधी अंततः बुरी मौत मरते हैं, क्योंकि वो अपराध करते हैं, बुरा कर्म करते हैं और उनके साथ बुरा ही होता है। बुरे का नतीजा भी बुरा ही होता है। जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे बेईमान और दुष्चरित्र बनते हैं। उनकी बुराई का परिणाम उन्हें मिल ही जाता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर हम आजीवन कुछ पाने के लिए भागदौड़ करते हैं तो इससे हमारा जीवन ही अशांत होता है। एक छात्र परिश्रम की राह पर चलता है तो उसे सफलता तथा संतुष्टि का फल प्राप्त होता है। दूसरा छात्र नकल और प्रवंचना का जीवन जीता है, उसे जीवन भर चोरों, ठगों और धोखेबाजों के बीच रहना पड़ता है। दुष्ट लोगों के बीच जीना भी तो एक दंड के समान है, अशांति है। अतः मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए। इसी से मन में सच्चा सुख जगता है, सच्ची शांति मिलती है। तो आपने देखा, बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई है। कर्म के महत्व को बताया गया है। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलता है और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आसान सा हमारा गद्यांश है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। लोकोक्ति का अर्थ पूछ लिया गया है, यानी बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिल सकता, बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। पहला ही विकल्प सही है। दूसरा हमारा प्रश्न है, जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं। बेईमान और दुष्चरित्र ही बनते हैं, अच्छे तो बन नहीं सकते। अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है। दुष्ट लोगों के साथ जीना ही दंड बताया गया है। अनुच्छेद के हिसाब से हमें बताना है, तो अनुच्छेद में हमने पढ़ा था। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब उचित शीर्षक आपके मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर सच्ची शांति, सत्य विचार, मनुष्य का कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सबसे सही विकल्प हमारा क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसे मनुष्य का कर्म भी हो सकता था, लेकिन सबसे सही की बात करें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे सबसे सही विकल्प यहाँ पर है। मनुष्य का अधिकार किस पर होता है, अपने कर्म पर होता है। पहला ही विकल्प सही है। तो इस तरीके से आज हमने देखा, कुल 20 प्रश्नों को देखा है जो सामान्य हिंदी से पूछे गए हैं और बड़े ही आसान प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। एक हमारा यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है। तो जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी की तैयारी करने वाले बच्चे बड़े आराम से 20 में से 20 अंक ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।